अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं आपका फेवरेट सिलसिलेवार नावल कहीं प्यार ना हो जाए की एपिसोड 19। जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं कहीं प्यार ना हो जाए कि एपिसोड 19 की तरफ। एहतशाम भाई, मैं वापसी पे बताऊंगी। आपको भी किसी काम से जाना था ना, देर हो रही होगी। लाइए बैग्स मुझे दे दें। सारा तो उजलत में अपना सामान लेती वहाँ से यूं भागी जैसे 1 मिनट और रुकती तो ट्रेन मिस हो जाती। उसकी इस हरकत पे एहतशाम का कहका बुलंद हुआ। ठीक है, मैं कॉल करके काउंटर पे इन्फॉर्म कर देता हूँ तुम्हारे बारे में। एहतशाम ने उसे पीछे से आवाज़ दी तो वह इस बात में सर को हिलाती आगे बढ़ गई। मतलब ये 30 मार मुझसे डरती है, जब भी तो कोई सवाल करूं तो हकलाने लगती है। या इसे कोई बीमारी तो नहीं? नहीं नहीं, आम रूटीन में तो नहीं हकलाती। उफ, मैं भी खुद से क्या बोलता जा रहा हूँ। एहतशाम खुद से हम कलाम सारा के मुतालिक सोच रहा था। अपने ख्यालात को झटकते हुए उसने कॉल करके काउंटर पे सारा के बारे में इन्फॉर्म कर दिया। गाड़ी में बैठते ही उसकी नज़र उन फूलों पर पड़ी। यह आपकी बेगम साहब के लिए हैं, चांद का टुकड़ा है, अल्लाह आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे। फूल उठाए वो खुशबू अपने अंदर समो रहा था जब उस फूल बेचने वाली औरत के जुमले उसके कानों में फिर से टकराए। वो झुरझुरी लेता हुआ सीधा हो बैठा और फूल वापस रख दिए। गाड़ी स्टार्ट करते हुए वो सोच रहा था कि घर जाकर ये फूल आशा को देगा। घर में तो खूब रौनक लगी हुई थी, अफरा तफरी का आलम था, सभी तैयारियों में मसरूफ थे। अहमद भी ताहिरा के कहने पे डॉक्टर के यहाँ चेकअप के लिए गया था। अहमद की टेस्ट रिपोर्ट्स भी आ गई थी। डॉक्टर ने बताया था कि खतरे वाली कोई बात नहीं, रिपोर्ट्स ठीक है। अहमद ने बजाय पट्टी चेंज करवाने के शाम के फंक्शन के लिए पट्टी उतरवा दी थी। डॉक्टर ने जख्म पे मरहम लगा दी थी और साथ जो मेडिसिन लिख कर दी थी वो जारी रखने को कहा था। अहमद की तो खुशी की इंतहा नहीं थी। सब कुछ उसके प्लान के ऐन मुताबिक जो हो रहा था। दूसरी तरफ आशा अलग सदमे से दो चार थी। सारा और अहमद के निकाह का सुनकर तो उसे अहमद की बाकी पेशन गोइयों पर भी यकीन होने लगा था। आने वाले दिनों का खौफ उस पर हर गुजरते पल के साथ मजीद हावी होने लगा था। वो किसी से कुछ कह भी नहीं रही थी, मगर अंदर ही अंदर ये फिक्र उसे खाए जा रही थी कि 2 दिन बाद अहमद क्या करने वाला है। लेकिन इस बात से तो कोई भी आशा नहीं होता कि उसकी तकदीर में आगे क्या लिखा गया है। एहतशाम की आज एक क्लाइंट के साथ ज़रूरी मीटिंग थी। यही वो ज़रूरी काम था जिसका उसने घर पर बताया था। मीटिंग से फारिग होते ही उसने कलाई पर बंदी घड़ी पे वक्त देखा। अब घर चलना चाहिए, वहाँ के इंतजामात भी तो देखने हैं। अभी वो सोच ही रहा था कि दरवाजे पर दस्तक होते वो उस तरफ मुतवज्जा हुआ और सामने खड़े शख्स को देखकर सरप्राइज हुए बिना नहीं रह सका। उसके साथ लबों पर मसरूर कर मुस्कुराहट उभरी। समीत, तू कब वापस आया पाकिस्तान? एहतशाम उसके इस्तकबाल में गर्मजोशी से आगे बढ़ते हुए उसे गले लगाते हुए पूछने लगा। 1 हफ्ता हो गया। एक्चुअली रईस अंकल की डेथ हो गई है, उनकी डेड बॉडी के साथ ही लौटा हूँ। बस घर में लोगों का आना जाना था, इसी में मसरूफ रहा और आज सोचा तुझसे मिल लूँ। सोचा सरप्राइज दूंगा, इसलिए आने के बारे में नहीं बताया और तुझे कॉल भी नहीं की। हाँ, सरमद अंकल को कॉल की थी मैंने, उन्होंने बताया कि तू ऑफिस ही में है, इसलिए यहीं चला आया। सिमी ने गले मिलने के बाद हाथ मिलाते हुए कहा। बहुत अफसोस हुआ सुनकर, काफ़ी अरसे से बीमार थे। अल्लाह पाक मरहूम की दर्जा बुलंद फरमाए। बहुत अच्छे इंसान थे। एक बार तुम्हारे घर पे ही मुलाकात हुई थी उनसे, जब हम स्टूडेंट से। अच्छा बैठो ना, बताओ क्या मंगवाऊँ तुम्हारे लिए। एहतशाम ने उसे बैठने के लिए कहा और साथ वाली कुर्सी घसीट कर खुद भी बैठ गया। सिमी को देखकर उसका मूड मज़ीद खुशगवार हो गया था। सिमी, जो कि पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद
वर्ल्ड टूर पे निकल गया था। फोटोग्राफी, वीलॉगर्स बनाना, पेंटिंग्स बनाना, इन्हीं मशगलों में मसरूफ़ रहा। घूमने फिरने के बाद दुबई में अपने अंकल की तरफ रुक गया। उनके और उनके बिजनेस की देखभाल करता रहा, क्योंकि वो बीमार थे और उनकी कोई औलाद भी नहीं थी। लेकिन सिमी को वो अपनी औलाद से बढ़कर चाहते थे, और अब उनकी वफ़ात के बाद सिमी 7 साल बाद वतन लौट रहा था। उनका सब कुछ उनकी बेगम और साले के हवाले करते हुए वो इस जिम्मेदारी से दस्तबरदार हो गया था। अंकल तो मुझे घर आने का बोल रहे थे, कह रहे थे आज घर पे फंक्शन है। मुझे हैरत हुई कि इतने अरसे बाद बात करने पे भी अंकल ने मुझे पहचान लिया। सिमी ने चहकते हुए खुशी का इजहार किया। एहतशाम ने चाय मंगवा ली थी। पहचानती क्यों नहीं, आखिर तुम इकलौते दोस्त हो मेरे। ये और बात है कि गुज़िश्ता चंद सालों में बहुत मसरूफ़ रहे हो तुम। हम दोनों ही। और हाँ, आज अहमद का निकाह है, तुम भी अभी मेरे साथ घर चलना। एहतशाम ने भी मुस्कुराते हुए शाम के फंक्शन के लिए उसे मदद किया। हाँ, घर से तैयार होकर ही आया था कि तुम्हारे साथ फंक्शन पे ज़रूर जाऊँगा, क्योंकि अंकल ने बहुत मोहब्बत से इनवाइट किया है। वैसे तुम्हारा वो कज़न तो तुमसे छोटा था ना? भाई तेरा क्या बना, तूने क्या कबारे ही मरना है? सिमी ने बात के आखिर में कहका लगाया। फिक्र ना कर यार, 2 दिन बाद तेरे भाई की भी शादी है। तुम्हें ईमेल की तो थी जिसमें शादी का इनविटेशन दिया था ना तुम्हें, क्योंकि व्हाट्सएप पे तुम रिप्लाई नहीं कर रहे थे तो मैंने मेल भी कर दी। तुम तो बाहर के ही होकर रह गए हो। बल्कि मैं तो सोच रहा था कि वर्ल्ड टूर पे बाहर कोई गोरी मेम पटा लोगे, इसीलिए अब वापस आने का कोई इरादा नहीं मौसूफ का। एहतशाम ने शरारत भरे अंदाज में कहा। कहाँ यार, मैं भी तेरी तरह कबारा ही बैठा हूँ। घूमने फिरने के दौरान फोटोग्राफी, वीलॉग्स और पेंटिंग्स बनाने में मसरूफ़ रहा। दुबई आया तो अंकल उनके बिजनेस को लेकर इस कदर मसरूफ़ रहा कि सबसे कट ऑफ होकर रह गया। तुम्हारा शिकवा दुरुस्त है, मैं बिल्कुल भी जवाब नहीं दे पाता था किसी को। बस मॉम डैड थे जिनसे बात हो जाया करती थी। बल्कि मॉम तो कब से मुंतज़िर थी कि मैं जल्दी लौटूं, मेरी शादी करें, लेकिन अंकल नहीं आने देते थे। फिर मॉम डैड हर बार खुद ही मिलने आ जाया करते थे। खैर छोड़ो, तुम तो पहले से भी ज़्यादा हैंडसम हो गए हो यार। यूनिवर्सिटी में लड़कियां तुम्हारे पीछे पागल थीं, अब तो जनाब बिजनेसमैन बन गए हैं। अब तो लड़कियों की लंबी कतारें होंगी। सिमी ने अपना दुखड़ा सुनाने के बाद एहतशाम से सवाल दागा। तुम जानते हो तुम्हारा भाई लड़कियों को ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाता, और ये भी जानते हो ना कि मेरी तो बचपन से ही कज़न से बात तय कर दी गई थी। फिर इधर उधर भटकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा तुम चाय पियो, फिर निकलते हैं, घर पे सब वेट कर रहे होंगे। एहतशाम ने चाय के कप की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो कुछ देर कबल ही मुलाजिम मेज़ पर रख गया था। हाँ, ये तो ठीक कहा तुमने। सिमी ने एहतशाम की बात की तायीद करते हुए चाय का कप उठा लिया। वो दोनों बहुत देर तक इन्हीं खुशगपियों में मसरूफ़ रहते कि सारा की कॉल आ गई थी। ओह शिट, एहतशाम ने मोबाइल पे निगाह करते हुए कहा। इतनी सारी कॉल्स। साथ ही फिर से सारा की कॉल आने लगी। एहतशाम ने कॉल रिसीव करने की बजाय काट दी थी। मैं कुछ देर में पहुंचता हूँ। एहतशाम ने व्हाट्सएप पे उसे मैसेज भेज दिया था। चाय पी लो, फिर निकलते हैं, कज़न को लेना है सैलून से। एहतशाम ने मोबाइल से निगाहें हटाते हुए कहा, साथ ही अपना लैपटॉप, बैग, गाड़ी की चाबी और मोबाइल मेज़ से उठाया। सिमी भी खाली कप मेज़ पर रखते हुए उठ बैठा। चल निकलते हैं पे। सिमी उसके साथ चलने लगा। थोड़ी ही देर में वो पार्किंग एरिया में पहुंच चुके थे। अब बताओ ना क्या करना है, मेरे साथ चलोगी तो अपनी गाड़ी यहीं पार्किंग में ही छोड़ दो, ड्राइवर उसे तुम्हारे घर पहुंचा देगा। एहतशाम ने अपनी गाड़ी के पास पहुंचते ही साथ खड़े सिमी को देखते हुए पूछा, तुमने अपनी कज़न को भी पिक करना है ना? मेरी वजह से वो अनकंफर्टेबल फील करेगी, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे अपनी गाड़ी में ही आता हूँ। सिमी ने जवाबन मशवरा दिया। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, चलो निकलते हैं फिर। वो दोनों अपनी अपनी गाड़ी में बैठ चुके थे।
सैलून के सामने गाड़ी रुकते ही एहतशाम अपना वॉलेट और मोबाइल उठाए बाहर निकला। सिमी भी उसके पीछे ही अपनी गाड़ी में रुका था। एहतशाम ने हाथ से इशारा किया कि 5 मिनट तक वो वापस आ रहा है। एहतशाम ने सैलून में एंटर होते हुए सारा को कॉल की। सारा, मैं वेटिंग रूम में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। एहतशाम ने कॉल रिसीव होते ही सारा को अपने आने की इत्तला दी। एहतशाम भाई, आपको आधा घंटा वेट करना पड़ेगा, सारा ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। क्या मतलब? अगर अभी तैयार होने में वक्त था तो फिर आधा घंटा पहले कॉल क्यों की? एहतशाम को लगा शायद वो मजाक कर रही है, जब ही नॉर्मल अंदाज में बोला, आप घर वालों की कॉल नहीं उठा रहे थे तो वो लोग मुझे कॉल्स कर रहे थे, इसलिए मैंने आपको कॉल की कि आपसे कहूँ उनसे रब्ता करने, लेकिन आपने तो मेरी कॉल ही काट दी। सारा ने मासूमी से जवाब दिया, मैं मीटिंग में बिजी था, मेरा मोबाइल साइलेंट मोड पे था। जब तुमने कॉल की उससे कुछ देर पहले ही मैं फ्री हुआ था, बल्कि मैंने तुम्हें टेक्स्ट भी किया था कि मैं आ रहा हूँ। तुम्हें बताना चाहिए था मुझे। एहतशाम का मूड खराब हो गया था। सॉरी एहतशाम भाई, सारा ने फिर से मुस्कुराहट दबाई। एहतशाम ने बिना कुछ कहे कॉल काट दी थी। एहतशाम के मोबाइल पे सिमी की कॉल थी। अब सिमी से क्या कहूँगा? एहतशाम बड़बड़ाया। शाम यार, घर से पापा की कॉल आई है, अचानक मामा की तबीयत कुछ ख़राब हो गई है, मुझे जाना होगा, बाद में मिलते हैं। सिमी ने कॉल रिसीव होते ही परेशानी के आलम में एहतशाम को अपने जाने के मुतालिक बताया तो एहतशाम ने उसे तसल्ली दी। ठीक है, ध्यान से ड्राइव करना, इंशाल्लाह आंटी ठीक हो जाएंगी। कॉल बंद होते ही एहतशाम वहाँ सोफे पर बैठ गया, लेकिन उसे गुस्सा भी आ रहा था कि ख्वाम में टाइम वेस्ट हो गया। इससे अच्छा वो घर ही चला आता। इतने में सारा वेटिंग रूम में दाखिल हुई। एहतशाम भाई, सारा के पुकारने पर उसने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। तुम तो कह रही थी कि अभी आधा घंटा और लगेगा। एहतशाम ने भवें सुकेड़े उसे देखा। जी, कुछ ऐसा ही था, फिर सोचा आपका ज़्यादा इम्तिहान ना लूँ, कहते हैं तो फिर चली जाती हूँ। सारा मुस्कुराहट दबाए मुड़ी ही थी कि एहतशाम की आवाज़ पर उसकी हंसी की गूंज, जो वो कब से कंट्रोल कर रही थी, बुलंद हुई। रुको, या आराम से यहीं खड़ी रहो, मैं बिल पे करके आता हूँ, फिर चलो मेरे साथ। क्यों अहमद साहब को इंतजार की सूली पर लटकाए रखने का इरादा है? एहतशाम ने भी बदले में मुस्कुराते हुए उसे छेड़ा तो दूसरे जुमले पर सारा की हंसी इस बात पे फौरन से ही गायब हो गई थी। सारा के चेहरे पर संजीदगी देखकर एहतशाम पल भर को ठिठक गया। क्या ये खुश नहीं है? ऐसा तासुब क्यों दिया इससे? एहतशाम उसे देखकर गहरी सोच में गुम था, जबकि सारा समझ गई कि वो उसके तासुरात से मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। उसे नॉर्मल रहना चाहिए। जल्दी करें एहतशाम भाई, अब देर नहीं हो रही। सारा ने उसकी आंखों के सामने हाथ लहराते हुए पैतरा बदला। हाँ, मैं सोच रहा था बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। एहतशाम ने भी बात बनाई। ओह अच्छा, तो नज़र लगाने का इरादा है? सारा ने भवें उचकाई। अब इतनी भी प्यारी नहीं लग रही हो कि नज़र ही लग जाए। एहतशाम ने दो बदू जवाब दिया, जो सारा को तपाने को काफ़ी था। वो मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। बिल पे करके लौटा तो उसने सारा को चलने का इशारा किया। सारा मुंह बसोरे उसके साथ चलने लगी। इतना महंगा मेकअप करवाने के बाद ये शक्ल की बनानी है? अभी थोड़ी देर पहले तक तो अच्छी खासी थी। एहतशाम ने उसे देखकर पूछा। ओह, जेब हल्की होने का दुख खाया जा रहा है, तो मामा को क्यों मना किया था? नहीं, पप्पू के पैसे आप रखिए, मेरी छोटी बहन है सारा, मैं बिल पे कर दूंगा। सारा ने अपने अंदाज में उसकी नकल उतारते हुए कहा। उफ, तुम्हारा दिमाग उल्टी रॉ में कुछ ज़्यादा ही नहीं चलता? एहतशाम को उसकी बात गिरा गुजरी थी। ये उल्टा जब ही चलता है जब आप मेरे साथ होते हैं। सारा ने आज दीदा दलेरी का अजीम मुजाहरा कर दिया था। कि क्या 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 मतलब क्या है तुम्हारा? एहतशाम ने रुक कर उसकी जानिब देखा। कुछ नहीं, ये देखें और खामोशी से चलें। सारा ने उसके सवालों से जज होते हुए दोनों हाथ बांध कर उसे खामोश रहने को कहा और साथ ही तेज तेज कदम उठाने लगी
تاکہ مزید اس کی کوئی بات نہ سن سکے۔ جنگلی بلی۔ احتشام نے پیچھے سے ہانک لگائی اور اس کے ہم قدم چلنے کے لیے تیز قدم اٹھانے لگا۔ مسٹر کھڑوس۔ پہلی بار سارا نے اپنا مخصوص نام سن کر کوئی احتجاج تو نہیں کیا تھا، مگر غصے میں احتشام کا نام لیتی بڑبڑائی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ گاڑی میں بیٹھنے کی دیر ہے، مسٹر کھڑوس پھر سے چاڑ ہو جائیں گے۔ گھر پہنچنے تک وہ کہاں خاموش رہنے والے تھے۔ جی دوستوں، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ ہمیں اپنی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ کے ساتھ، جہاں بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ لے کر آپ کے لیے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔